ट्रिक है जिनसे हम बच्चों को मोबाइल के एडिक्शन से बचा सकें? मोबाइल भी रहेगा और कंस्ट्रक्टिव भी होगा। आजकल हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा सक्सेसफुल हो। टैगोर की एक लाइन है, वो कहते हैं कि अपने विचारों को बच्चे पर कभी मत थोपिए क्योंकि वो डिफरेंट एज में पैदा हुए हैं। आजकल स्कूल बुलिंग के प्रेशर को पेरेंट्स को बच्चों के साथ कैसे समझाना चाहिए? आजकल बच्चों में पेशेंस कम है। आजकल बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में समझाना सबसे सिंपल कौन सा मेथड है? 3 साल का बच्चा जो होता है ना, वो इस चीज को समझना शुरू कर देता है, एक्सप्रेस चाहे ना कर पाए। बच्चों को डिसिप्लिन और फ्रीडम में एक हेल्दी बैलेंस कैसे बनाया जा सकता? बच्चा आता है, बैग वहां फेंका, यूनिफॉर्म उतार के वहां फेंकी, वो इनडिसिप्लिन को पेरेंट्स ने सिखाना है। फेलियर से बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस, बहुत सारे गलत डिसीजन ले लेते हैं। पेरेंट्स को उससे कैसे बचाना चाहिए? आईएएस ऑफिसर और उनके बेटे ने सुसाइड कर, किस बात से? आज की डेट में प्राइवेट स्कूल एक बिजनेस बन चुके हैं जो पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर ही बनता जा रहा है। सुरजीत पात्र ने एक लाइन लिखी है, सोने दी है बांसुरी तो बेसुरी नहीं। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका एक और एक्साइटिंग एपिसोड में, जहां आज हम अपने माइक पे लेके आए हैं एक सोशल वर्कर माइंड। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो एक सोशल वर्कर हैं, मल्टी अवार्डेड हैं, बुक राइटर हैं, ट्रांसलेटर हैं, जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे काम करे हैं। और आज हम इनसे बातें करेंगे चिल्ड्रन वेलफेयर के बारे में, ग्राउंड रियलिटी के बारे में, और क्या क्या चैलेंजेस इन्होंने अपनी लाइफ में फेस किए ड्यूरिंग चाइल्ड वेलफेयर के कामों में। आइए स्वागत करते हैं प्रोमिला अरोड़ा जी का। आपका चिल्ड्रन वेलफेयर की तरफ अट्रैक्शन कब बढ़ा? वास्तव में बात करूं तो ये अट्रैक्शन शायद बचपन से था। ओके। हमारे घर का माहौल था, वहाँ घर में एक ऐसा माहौल मेरी माँ ने दिया हुआ था। हमारी पालना तो करनी थी उन्होंने, हमारी देखभाल भी करती थी, एजुकेशन की तरफ भी देखती थी। तो उनको एक जैसे पैशन था कि कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ समाज सुधार के लिए कुछ करना चाहिए। राइट। तो बातें छोटी छोटी थी पर वो हमारे जहन में बैठती चली गई। जैसे शाम को उन्होंने रोज़ एक कहानी तैयार करनी और सारे आस पड़ोस के बच्चों को बुला लेना, और ऐसे होता था कि मैं तेरे आगे और वो एक दूसरे से आगे बैठने की कोशिश करते थे कि हम अच्छी तरह से कहानी सुने। राइट। और वो कहानी सुनाने की आदत, फिर हमें ग्राउंड में खेलने लेके जाना, और उसके बाद जो है कोई बच्चा गाली देता है, कोई मिसबिहेव करता है, मैं कहती हूँ हमारा घर सुधार गृह बना हुआ था तब। कोई भी बच्चा बिगड़ा है, पेरेंट्स से नहीं संभलता, तो मेरी माँ के पास भेज देते थे कि इसको सुधारो। और उनका बड़प्पन देखिए कि उन्होंने एक एक हफ्ता बच्चों को रख के उनकी हैबिट सुधार के भेजा, और वो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़े। तो ये बीज तो वहीं से शुरू हो गया था। पेरेंट्स ने ये बीज डाल दिया था। वो बस वहीं से अंश शुरू हो गया था। राइट। और फिर प्रोफेशन भी ऐसा चुना, टीचिंग, उसमें भी बच्चों के साथ राफ्ता। तो आज तक आपके साथ बहुत सारे केसेस आए होंगे, आपके लिए सबसे चैलेंजिंग केस कौन सा रहा जो आज भी आपको याद है? चैलेंजिंग एक तो बाल विवाह का केस, हमें गांव में जाना पड़ा, हो जाता है। और एक मेरे पास केस आया था, किसी ने वीडियो डाली थी, वहाँ गांव है सुल्तानपुर से आगे। ओके। वो बच्चे के फादर की डेथ होगी, मदर ने और शादी कर ली, उसकी बुआ ले आई, और जो उसके फूफड़ जी थे वो उसको गांव पशुओं के पीछे भेज देते थे, उसके टांगे गली हुई थी। तो किसी ने वीडियो बना के डाल दी और कहा कि कपूरथला वालों को इसका ध्यान रखना चाहिए, तरन तारन से किसी ने डाली थी। तो मैंने एक पल नहीं लगाया, मैं वहाँ पर गई, उस बच्चे से की हालत देखी, हमने कमेटी के बंदे गए और उसको मैं कपूरथला आर्यवत्सल आश्रम में उसको ले आई थी।
और जब भी जाती हूँ वो चरण छूता है, मुझे गले मिलता है। ये मेरे लिए एक ना भूलने वाली चीज़ है। राइट। और भी ऐसे बहुत सारे किस्से आते रहते हैं, ज़िंदगी में मिले हैं, जिनको मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ उनके लिए कर सकी हूँ। एक लड़की थी, उसके फादर फॉरेन में थे, पैसे भेजते रहे। उसके जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने पैसे संभाल लिए। उसकी एक्सीडेंट हो गया, उसकी वाइफ छोड़ के चली गई। उसकी लड़की 3rd क्लास में पढ़ती थी, घर का काम करवाते थे, मत उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी। उसको भी मैं वहाँ से रेस्क्यू करके आर्य वात्सल्य आश्रम में लेके आई। उससे पूछा तो कहती मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहती। वेरी नाइस। ये ऐसे बच्चों से जब मिलना होता है तो फिर ये भी लगता है कि चलो उनके लिए कुछ तो कर पाए हैं। बाल विवाह के केस के बारे हाँ में आप जी। बात कर रहे थे, उसमें क्या था? वो ऐसे है कि वैसे अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पंजाब में तो ये इस चीज़ के बारे में चेतना है। ये माइग्रेंट लेबर जो है, प्रवासी राइट। आते हैं, उनका कल्चर है। पर शादी हो गई, हमें किसी ने सूचना दी, वहाँ पर हम गए तो फिर वही बस उनको काउंसलिंग करके बच्चों को बोला कि आप, जैसे उनकी एज 17 साल की थी, तो 1 साल अब अलग अलग रहो, आपको मिलना नहीं होगा। राइट। तो उसके बाद आप पूरे रस्मों रिवाज के साथ शादी करते हैं। ऐसी चीज़ें आती हैं समाज में। तो आपकी फैमिली और सपोर्ट सिस्टम आपके इस मिशन में कितना इम्पोर्टेंट रहा? ऐसे है कि मैंने बताया कि मेरे पेरेंट्स की फैमिली में तो खुद ही ऐसे थे सब। राइट। राइट। और शादी के बाद अगर मैं कहूँ कि 1 मैन आर्मी हूँ तो मेरा जो ये है, मैं ये भी नहीं कह सकती कि सपोर्ट नहीं है। आज मैं यहाँ आई हूँ तो मैं अगर कहीं मुझे जाना पड़ता है या कुछ भी है तो मेरे हस्बैंड हैं या वो अपना मुझे भी लुक आफ्टर कर लेते हैं कि जो मेरी ज़रूरतें हैं, जाने ये नहीं कि खाना मैं जाके बनाऊं करूं, वो हेल्प कर देते हैं। मैं ये ज़रूरी नहीं कि मेरे साथ जाएं, पर मुझे बैक से सपोर्ट करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं लिटरेरी एक्टिविटीज़ में जाती हूँ, इधर भी जाती हूँ सोशल में, तो ही नेवर हिंडर्स मी। उन्होंने कभी अड़चन नहीं डाली। और ये होता है कि मैं घर में नहीं हूँ तो मेरे आते हुए सारा काम घर का करके रखते हैं और मैं कंफर्टेबल महसूस करती हूँ। वो तो आपकी बहुत बड़ी सपोर्ट है फिर। हम तो ये मानेंगे कि ऐसी सपोर्ट अगर आपके जैसे पर्सन को मिले तो पावर डबल हो जाती है, नेचुरली, है ना? तो आज की लाइफ तो बहुत तेज हो गई है, और जो आज के पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को टाइम कैसे देना चाहिए, क्वालिटी टाइम वो कैसे देना चाहिए बच्चों को? देखो, मैं एक लाइफ में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मैं एक जो पेरेंटिंग की बात है वो बच्चा पैदा होने के बाद नहीं, पहले से ही शुरू हो जाती है। राइट। मेरे हिसाब से राइट। वो भी मैंने चीज़ शेयर करना चाहूँगी। मेरे मदर हमारे ख़ानदान की या जो भी आस पड़ोस की लेडीज़ थी, जब भी उनको फैमिली वे में देखती थी, उनको घर बुला के पढ़ाती थी। उनको गृहस्थ सुधार, ऐसी बातें, ऐसी किताबें, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाती थी उनको। उसका कहते थे कि ये जो अब ये पढ़ जाएं संस्कार बनेंगे बच्चे के। हम अभिमन्यु की बात सुनते हैं। राइट। तो उसके बाद जो बात आ जाती है आजकल की लाइफ में, हाँ जी, तो उसमें बैलेंस रखना, काम और परिवार में बैलेंस रखना ज़रूरी है। मैं भी वर्किंग रही हूँ, ठीक है, प्रेशर होता है काम का,
पर उसमें बच्चों को उस हिसाब से उनका शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अकेला महसूस ना करें, ताकि वो इनसिक्योर महसूस ना करें। वो पेरेंट्स ने करना है, ये नहीं राइट। ये नहीं कि हम खाना देना वो सर्वेंट भी बना देगी, मैं तो वैसे उसके हक में भी नहीं हूँ। ओके। जो हम बनाते हैं अपने हाथ से उसमें फीलिंग्स होती हैं। राइट। तो पर जो ये चीज़ है कि मैं जॉब पे हूँ, मेरे बच्चे घर में अकेले ना रहें, उनके लिए वैसे अब जॉइंट फैमिली का भी नहीं रह गया, हाँ जी। तो और भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बच्चों को एक शेड्यूल देना या उनके शौक़ देखते हुए उस इंस्टीट्यूशन में उस टाइम पे भेजा जा सकता है कि यहाँ पे इसका शौक़ है, वो शौक़ भी पूरा कर दे। ये जो है बैलेंस रखना मेरे हिसाब से ज़रूरी है, और एक टाइम टेबल फिक्स करना, एक उनका रूटीन फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, ताकि पेरेंट्स भी आराम से काम कर सके, राइट। और बच्चे भी इनसिक्योर ना फील करें। मोबाइल की एडिक्शन से भी शायद ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ बचाया जा सकता है। बिल्कुल। हम बच्चों के साथ जब तक क्वालिटेटिव टाइम नहीं स्पेंड करते, उसका मोबाइल जब खाली होते हैं तो देखते हैं, आप उनको गेम में लगा दीजिए, वो भूल जाएंगे मोबाइल को बच्चे। सही बात है। अगर मेरा शौक़, बच्चे का शौक़ म्यूज़िक में है, उसको म्यूज़िक सीखने भेज दीजिए। घंटा 2 घंटा वहाँ लगाया है कि बाकी स्कूल का होमवर्क करेगा, तो उससे उसका मोबाइल की एडिक्शन कम हो जाएगी। राइट। और अगर उसका स्पोर्ट्स में है, स्पोर्ट्स में उसको भेज दीजिए, क्योंकि मोबाइल जो है वो टाइम स्पेंड करने के लिए देखते हैं। जब अकेले होते हैं, कोई नहीं कुछ करने को होता, तब देते हैं, या उनको कोई काम दिया जा सकता कि ये करके दिखाओ मुझे, उसके काम को अप्रिशिएट करो। उससे बच्चा एनकरेज फील करेगा, वो कहेगा आज मैंने ये बनाया और ये मेरा अप्रिशिएट हुआ, मैं मम्मा को और बढ़िया कुछ बना के देता हूँ। राइट। ये जो चीज़ें छोटी छोटी हैं पर महत्व रखती हैं बहुत ज़िंदगी। सही बात। क्या इन सब चीज़ों के अलावा कोई और भी ट्रिक है जिनसे हम बच्चों को मोबाइल के एडिक्शन से बचा सकें? हाँ, मैं घर के जैसे बच्चों को घर के काम में हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं या उनको कुछ सिखाना चाहते हैं। मदर काम कर रही है, वो अपना मतलब जो है काम का मोबाइल भी रहेगा और कंस्ट्रक्टिव भी होगा, वीडियो को ऑन कर देती हैं, बच्चा देख रहा है, फादर कोई काम कर रहे हैं देख रहा है। उससे ये जो चीज़ें हैं ना, बच्चों को एक्टिविटी में बात वही है कि किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना, लर्निंग प्रोसेस भी हो और उनको एडिक्शन से दूर हो और उनको कुछ सीखने को भी मिलता रहे। मोबाइल भी हाथ में है पर साथ में एजुकेशन भी है, और उसके अलावा हम और भी बहुत कुछ बोल के उनको बता सकते हैं। राइट। उनके एजुकेशन में हेल्प कर सकते हैं। ये जो फिल्म में ऊट-पटांग देखने से उनको बचाया जा सकता है। राइट। तो एक बात और है, पेरेंट्स को कैसे पता चले कि बच्चा जो है वो मेंटल स्ट्रेस में आ रहा है? देखो, पेरेंट्स ये जो है ना, मैं समझती हूँ कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चे का वैसे तो पता होता है। दूसरी बात ये होती है कि उसकी हैबिट्स से पता चलना शुरू हो जाता है कि ये शाई फील कर रहा है, ये आइसोलेटेड हो रहा है, इसको बात करने में बात कम कर रहा है, चहक नहीं रहा बच्चा, अपना कुछ बता नहीं रहा मन की बात। उससे ये जो चीज़ें हैं आमतौर पे पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं। बच्चा अकेला बैठा अपना धुन में काम कर रहा है, दे डोंट बॉदर, और उसको जब हम बात में इन्वॉल्व करते हैं तो वहाँ से खिसक जाता है। ये जो चीज़ें हैं उसके मेंटल स्ट्रेस को बताती हैं कि किसी न किसी बात से वो डिप्रेस्ड है, और
उसके लिए बच्चों को निकालना बहुत ज़रूरी है। उसका एक ही है कि बी फ्रेंडली विद योर चिल्ड्रन, बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार किया जाए ताकि वो खुल के बात कर सके। खुल के बात कर सके। आजकल हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा सक्सेसफुल हो और पेरेंट्स की ये सोच ना टूट जाए, इससे बैलेंस कैसे किया जाए? टैगोर की एक लाइन है, वो कहते हैं कि अपने विचारों को बच्चे पर कभी मत थोपिए, क्योंकि वो डिफरेंट एज में पैदा हुए हैं, वो अलग युग में पैदा हुए हैं। मैं लैंप के युग में पैदा हुई हूँ, बच्चे डिजिटल एज में पैदा हुए हैं। राइट। तो पहली बात तो है ये है कि जो भी बच्चे का कैलिबर है उसको असेस करना, उसका एप्टीट्यूड देखना, और उसके बाद ये डिसाइड करना। फॉरेन में ये ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता है। वो देखते हैं एप्टीट्यूड है, कैपेबिलिटी है, तो फिर टीचर्स सजेस्ट करते हैं। यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। आपकी बात से मैं अपने फैमिली की बात बताना चाहती हूँ। मेरे ब्रदर इंटेलिजेंट थे, पर उनका टेस्ट जो था फिल्मों में, लिटरेचर में था। मेरे फादर डॉक्टर, और वो कहते कि मैंने तो इसे इंजीनियर बनाना है। उनको डीएवी कॉलेज जलंधर एफएससी में दाखिल करवा दिया। ही कुडंट क्लियर दैट, और हार के जैसे थक हार के ना, कंपार्टमेंट कभी फिजिक्स में, कभी केमिस्ट्री में, कुडंट। फिर उन्होंने उसको कहते हैं तू जेबीटी कर ले, जेबीटी करवा दी, टीचर लग गए, दिल्ली चले गए। मेरे मामी जी ने उनको वहाँ पे लगवा दिया। टीचर लगने के बाद उन्होंने अपने आप बीए किया, ऑनर्स इंग्लिश, एमए इंग्लिश दिल्ली यूनिवर्सिटी से की, एमएड। वो लड़का जो मियरली जेबीटी था, ही बिकेम एमए एमएड और लेक्चरर बन गए। दिल्ली में ही सारी उम्र रहे बाद में। मैं बात करती हूँ कि अगर उसके एप्टीट्यूड को पहचान लिया जाता तो उसके जो 5-6 साल उसके एजुकेशन के ख़राब हुए थे वो नहीं होते। जो बच्चे एजुकेशन में हाँ जी, वीक हों और किसी और फील्ड में एक्टिव हों, ज़्यादा उनकी अच्छी रिजल्ट हो, उनके पेरेंट्स को अप्रोच कैसे रखें? ये एजुकेशन ये ज़रूरी नहीं कि बच्चे को डिग्रीज ही देनी है। अब मेरे सामने फिर वही बात आ जाती है, रविंद्रनाथ टैगोर की एग्जाम्पल है। उसको फॉर्मल एजुकेशन नहीं पसंद थी, ही नेवर वेंट टू स्कूल, परंतु उसको ये नहीं कि निगलेक्ट कर दिया गया। उसका एप्टीट्यूड देखे उसके फादर उसको लेके घूमते रहे, वो लिखता रहा कवि, उसको लैंग्वेज की एजुकेशन दी, उसको किताबें पढ़ने का शौक़ डाल दिया, तो वो आज दुनिया उसको याद कर। ये पेरेंट्स का ये चीज़ ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है, उसका देखना बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है। ये ज़रूरी नहीं कि हर आर्टिस्ट जो है वो पीएचडी हो। राइट। मैंने ऐसी भी उदाहरणें हैं जिसने 8वीं पास की है और राइटर बन गया बिस्तर पे लेटे लेटे। ये जो है पेरेंट्स का क्या, आपने बात की कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। पेरेंट्स को लगता है कि मेरी बच्ची तो डांस ही कर रही है हर वक्त, लेट हर बी एडमिटेड इन डांसिंग स्कूल। राइट। उसको डांसिंग स्कूल में भर्ती कराए। हमारे उसको पेंसिल से स्केच बनाने की आदत है बच्चे को, हम देखते हैं, उसको पेंटिंग में भेजो। उसके साथ क्या होगा, उसका शौक़ जब पूरा होगा ना, उसके साथ साथ वो एजुकेशन में भी इंटरेस्ट लेगा। राइट। मैं ये नहीं समझती कि वो उसी चीज़ में रहेगा, धीरे धीरे उसका, पर अगर हम उसका शौक़ पूरा नहीं करते, उसके मनपसंद चीज़ नहीं उसको देते, तो फिर वो एजुकेशन से भी चलना शुरू हो। अगर शौक़ पूरा हो रहा है, साथ साथ सारे काम किए जा सकते हैं। हाँ, ये जो चीज़ें हैं ना ज़िंदगी में, ये ऑब्ज़र्व कैसे करना, ये टीचर्स को या पेरेंट्स को। बच्चे की पर्सनालिटी में दोनों का बहुत बड़ा हाथ होता है, मैं समझती हूँ। बिल्कुल। और बीइंग टीचर मुझे पता है कि मैंने कैसे कैसे बच्चों को हैंडल किया है। 6th में बच्चा का गाने का शौक़ था,
उसको गाने में मैंने कंपटीशंस में भेजना शुरू कर दिया, खुद तैयारी करवा के ये कविता गा के या बोर्ड के भाषा विभाग के कंपटीशन में। आज बच्चा शायद वो उतना एजुकेशन में नहीं, बट वो दुबई में बैठा संगीत का विद्यालय चला रहा है। वेरी नाइस। हाँ। आजकल स्कूल बुलिंग के प्रेशर को पेरेंट्स को बच्चों के साथ कैसे समझाना चाहिए? आजकल बच्चों में पेशेंस कम है, तो स्कूलों में ऐसी बातें हो जाती हैं। पर अपने बच्चों को ये एजुकेट करना चाहिए कि आपने वायलेंस में, हिंसा में नहीं जाना। ये पेरेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए और उसको ये बोलना चाहिए कि अगर तुम्हारे साथ कोई मिसबिहेव होता है स्कूल में तो हमें आके बताओ। पेरेंट्स को उसके लिए कदम उठाना चाहिए। वो जाके, उससे क्या होगा कि एक बच्चे का नहीं, सभी बच्चों का सुधार होगा। अगर मेरे बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ है, मेरे बच्चे ने अगर रेसिप्रोकेट कर दिया, उसका जवाब दे दिया, तो मैं शिकायत लेके जाने के काबिल नहीं। अगर मैंने बच्चों को ये एजुकेट किया कि तूने मुझे आके बताना है, मुझे लेके जाते हैं वहाँ पर, तो मैं जाके टीचर को कहूँगी, बच्चे को सामने लाऊंगी। उससे क्या होगा कि बच्चे जो फॉल्ट पे है उसको, टीचर को भी उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको बजाय कि बुलिंग का जवाब बुलिंग से टीचर दे आगे से। मैं इसके हक में नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो बच्चा प्यार से समझ सकता है वो मार से नहीं समझ सकता। बिल्कुल ठीक बात है। ये मेरी रही है। और दूसरी बात, मैं हमेशा ये कहती रही हूँ कि बच्चे को पब्लिकली डिस्ग्रेस करना भी नहीं चाहिए, चाहे टीचर्स हैं चाहे पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स में भी ये आ जाती है चीज़, एक बच्चा उनको ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा अच्छा लगता है, दूसरे को निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या, जो निगलेक्ट होता है उसको और ज़्यादा वायलेंट होना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। बच्चों का लेवल देख के हर एक को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि हर बच्चे को बराबर रख के देखना चाहिए। उसको उसमें इंटरेस्ट है, वो दूसरी चीज़ में इंटरेस्ट है, उसका वो इंटरेस्ट पूरा करे। एक ये नहीं कि एक को ज़्यादा प्यार करो, एक को कम करो। और टीचर्स को भी ये चीज़ जो है, मैं कहती हूँ कि पब्लिकली डिस्ग्रेस नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी बच्चा मिस्टेक कमिट करता है, कोई गलती करता है, उसको अकेले में बुला के समझाया जाए तो वो ज़िंदगी भर के लिए सुधर जाएगा। ये मतलब मैं बात नहीं कर रही, ये मैंने एक्सपेरिमेंट्स करके देखे हैं। वेरी नाइस। तो एक चीज़ अभी और मेरे माइंड में आ गया, वो है कि आजकल बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में समझाना सबसे सिंपल कौन सा मेथड है? ये देखो, सिंपल मेथड जो है, मैं इस पे पॉक्सो एक्ट है, इस पे काफ़ी आजकल स्कूल कॉलेजेस में हो रहा है, और जो कुछ घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में अवेयर करना भी बच्चों को बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को वैसे तो मेरे हिसाब से 3 साल का बच्चा जो होता है ना, वो इस चीज़ को समझना शुरू कर देता है, एक्सप्रेस चाहे ना कर पाए। टच का जो मीनिंग है ना, वो इंसान सबसे ज़्यादा समझता है, राइट, मेरे हिसाब से। और उस बच्चों को ये चीज़ सब ओपनली समझानी चाहिए कि उसके बॉडी पार्ट्स हैं, प्राइवेट पार्ट्स हैं। वैसे हम बच्चों को, थोड़ा सा बड़ा होता है तो दरवाज़ा बंद करके बैठना शुरू हो जाता है, टॉयलेट में जाना, वॉशरूम में जाना, बाथरूम में जाना, दरवाज़ा बंद करना शुरू कर देता है। राइट। ये घर में सिखाया भी जाता है और बच्चा खुद भी इस चीज़ के लिए कॉन्शियस हो जाना। तो उसको ये समझाना चाहिए कि जिन पार्ट्स को हम कवर करके रखते हैं, अगर कोई उनको टच करने की कोशिश करता है तो वो बैड टच है, उसको आप उसका कंप्लेंट करो। राइट। यह ज़रूरी नहीं कि कंप्लेंट सबसे पहले तो पेरेंट्स से करें।
मैं समझती हूँ ये ज़रूरी नहीं कि बाहर वाले करते हैं। इंसेस्ट जो है ना इसमें, कि सबसे पहले बच्चे के साथ अगर कोई बैड टच वाली बात होती है तो घर के रिश्तेदारों से होती कोई इंसिडेंट शेयर करेंगे? है। ये रिनोन फैक्ट है, पर रिश्तेदारों की बात होती तो हम चुप कर जाते हैं। एक कोई इंसिडेंट शेयर करेंगे? मेरे स्कूल में एक लड़की थी, 6th क्लास में पढ़ती थी। उसके टीचर ने मुझे शिकायत की, मेरे पास आई। मैंने कहा कहती मैडम ये ना पहले तिलक लगा के आती थी, बहुत अच्छी तरह से बैठती थी, अब ये ऐसे सिर्फ डेस्क पे लगा के बैठी रहती है, इसको पता नहीं क्या हो गया। ये मैं प्रिंसिपल थी तब। ओके। और उस लड़की को मैंने अकेले में बुलाया। अब बात वो जो कॉन्फिडेंस वाली आ जाती ना, नहीं तो प्रिंसिपल से बच्चे डरते हैं। मैंने उसको हक किया, मैंने कहा बेटा मेरे बच्चे बता तो ऐसे क्यों हो गया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अब बात कर रही हूँ ना, मेरे कान में उसकी चीखें सुनाई दे रही हैं। 6th क्लास की बच्ची थी, उसके पेरेंट्स दोनों सर्विंग थे, जॉइंट फैमिली थी। उसके चाचे के बेटे ने उसके साथ वो कुछ किया जो नहीं बताया जा सकता। एंड शी टोल्ड मी, मुझे वर्ड्स याद आते हैं कि मैंने उसको बोला कि ना कर, और उसने कर लिया। और इतनी ज़ोर से रोई थी ना वो लड़की। अब इस ऐसी सिचुएशन में मैंने उसके पेरेंट्स को बुलाया। मैंने उनको बोला कि झगड़ा भी नहीं करना, तो आप किसी तरह से अपने फैमिली में इस मसले को सुधारो। अब मैं बात कर रही हूँ, ये तो मतलब एक एक्सट्रीम पॉइंट है। और वैसे भी जो आजकल का तो यूथ वैसे ही इतना मीडिया में कई कुछ आ रहा है, तो उससे प्रोवोक होके बहुत सारी बातें हम चाइल्ड वेलफेयर की बात करते हैं, तो उसमें ये बात सबसे पहले शुरू होता है घर से। अगर हम वहाँ पर चुप कर जाते हैं तो फिर बाहर की बात हम फिर भी कह देते हैं। राइट। ये घर की बात बंदा कहाँ बोले। हाँ, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। एक तो होता है ना किसी से सुनी हुई बात, और मैं जब भी बात करती हूँ ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस बच्ची की बात पे। इवन मुझे भी ऐसा फील हो रहा। हाँ, और फिर मैंने मतलब बहुत कुछ सोचना पड़ता है। फिर उस बच्ची को समझाया, उसको पेरेंट्स को समझाया। अब ये भी प्रॉब्लम आ जाती कि बच्चे को स्कूल से निकाल दो। मैं क्या, उसका बेचारी का क्या कसूर है, उसकी एजुकेशन हैम्पर करे। ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? हाँ, ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को ये है कि एक तो जो है हमारा एक्ट है उसके अधीन भी कंप्लेंट की जा सकती है। बाकी जो है अगर उस लड़के के पेरेंट्स के पास बात जाती है और उससे उसको मतलब समझाया जाता है, ये ज़रूरी नहीं होता कि एक बार जो इंसान भटक जाता तो संभलता नहीं है, तो उससे भी वो संभल सकता है। बाकी जो है एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, कंप्लेंट कर दो, पुलिस में कर दो, कमेटी में कर दो, उसको पनिशमेंट हो गई, ये चीज़ें तो है ही, वो भी ज़रूरी है। अगर इंसान को डर नहीं होना तो वो फिर निडर होके आगे बढ़ता जाता है। बिल्कुल सही। ये तो उसके पेरेंट्स को भी कोऑपरेट करना चाहिए। अगर रिश्तेदारों में ऐसी बात है, उसके पेरेंट्स को कोऑपरेट करना चाहिए। सिंगल पेरेंट्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंटिंग टिप क्या है उनके लिए? एक तो टॉलरेंस कम है, उसकी वजह से डिवोर्स रेट ज़्यादा हो गया। कई बार भगवान का भी हो जाता है कि अकेली औरत रह गई या मर्द रह गया, उनके लिए बच्चे को लुक आफ्टर, उन्होंने कमाना भी है, खिलाना भी है और बच्चे को भी लुक आफ्टर करना है। तो उसके लिए जो है मॉनिटरिंग जो है बच्चों की ज़रूरत होनी चाहिए। मैं मतलब
अब घर में अकेले हैं, मदर चली गई है, तो उसके लिए हमें पड़ोसियों की मदद भी लेनी पड़ सकती है। मैं क्योंकि हम सोशल एनिमल्स कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स को, तो पड़ोसियों की मदद भी ली जा सकती है, ये देख के कि आपका ट्रस्ट हो, वो सिंसियर हैं। हमें बंदे की पहचान होती है कि ये सिंसियर है, हमारे साथ इसके रिलेशंस कैसे हैं, उनसे ली जा सकती है। कोई रिश्तेदार नज़दीक हो, उसकी हेल्प भी ली जा सकती है। तो आमतौर पे अब छोटे बच्चों को तो क्रच में लोग छोड़ना शुरू कर दिया है, राइट। तो वो भी चलता है। तो डे बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को भेजा जा सकता है ताकि उनकी जो स्ट्रेस है पेरेंट्स पे, सिंगल पेरेंट पे कम हो। ऐसे बच्चों को रखा जा सकता है। और जो बच्चों का टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद नर्चर कैसे करा जाए? नर्चर करने के लिए तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में ही भेजा जा सकता है बच्चे को। अगर हम सोचें कि बच्चे को, और ये ज़रूरी नहीं कि हमें महंगे इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत है। मैं रेड क्रॉस की मेंबर हूँ। हमारे कपूरथला में विरसा विहार है, वहाँ पर हमने बड़े इवनिंग क्लासेस शुरू की हुई हैं, डांसिंग की, पेंटिंग की, म्यूज़िक की। ऐसे इंस्टीट्यूट्स में भेजा जा सकता है बच्चों को, उनका जिस चीज़ में टेस्ट है, या उसको गेम में है तो गेम में भेजा जा सकता है। बच्चे को हम सारा दिन तो उसने हॉबी भी नहीं करनी होती है। राइट। घंटा 2 घंटे के लिए बच्चे को उसके लिए स्पेयर, उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो उसका रूटीन सेट होगा कि मैंने यहाँ पर इस टाइम पे जाना है, राइट। और एक उसको चार्म भी होगा। फिर उसके कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें जाएगा, वो और भी एनकरेज्ड फील करेगा। राइट। ये जो है पेरेंट्स को ही देखना है, राइट। और उसको प्रॉपर टीचर के पास भेजना है। मैं एक फैमिली को जानती हूँ, उनकी बेटी की पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट, उन्होंने उसको कहीं भेजा भी नहीं। एक मतलब ऑनलाइन टीचिंग देता था पेंटिंग में, उन्होंने वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करवा दी। वेरी नाइस। और वो इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाती है ना बच्ची। ये पेरेंट्स ने करना, देखना कि हमें ऑनलाइन भी मटेरियल इसके लिए मिल जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, हम कह रहे हैं विजिलेंट पेरेंट्स की बात हो रही है। मैं इसको दूसरी साइड पे जो डाउन ट्रोडन स्टेटा है सोसाइटी का, मज़दूर है, क्योंकि मेरा रास्ता उन लोगों से ज़्यादा पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में होने से स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में रिक्शा पुलर्स के बच्चे, मज़दूरों के बच्चे, सफाई करने, घर में सफाई करने वालों के बच्चे आते हैं। तो उनके पेरेंट्स को तो बाकी रोज़ी रोटी से फुर्सत नहीं है, तो वहाँ पर रोल किसका आता है? टीचर का। मैं मतलब ये चीज़ जो है, अब उसके पेरेंट्स अवेयर नहीं हैं बच्चे के कि इसको कौन सा शौक़ है। मैं अभी बात कर रही थी कि मैंने ऐसे बच्चे को कहा, वो गवर्नमेंट स्कूल में था, और ऐसे कई बच्चे निकले हैं जो मतलब बिल्कुल ऐसे थे। और आपको हैरानी होगी, मेरी लाइफ में ऐसा बच्चा भी देखा, मज़दूर का बच्चा, बिहारी, जो माइग्रेंट लेबर का, उसने फिज़िक्स में टॉप किया +2। वेरी नाइस। और फिर मुझे पता चला कि उसने कोई पेटेंट बनाया आईटी सेक्टर में। बच्चे निकलते हैं, पर उसके पीछे पेरेंट्स नहीं है तो टीचर्स को। राइट। मैं टीचर हूँ, मैं भी तो देखती हूँ बच्चे का टैलेंट है, उसको नर्चर करना है, और उसको फिर मैं पेरेंट्स को मोटिवेट कर सकती हूँ। इसमें दोनों का मैं रोल समझती हूँ। बिल्कुल ठीक है। अकेले मतलब पेरेंट्स तो जो हम बात कर रहे हैं वो तो विजिलेंट है, एजुकेटेड है। उन पेरेंट्स की बात है कि वो आइडेंटिफाई कर लेंगे बच्चे का। अब मेरी फैमिली में है, मैं आइडेंटिफाई कर लूँगी कि मेरे बच्चे का ये टेस्ट है। मैं स्टूडेंट्स का करती हूँ तो बच्चों का भी कर सकती हूँ। बिल्कुल। तो जो लोग कर ही नहीं सकते,
सिर पे टोकरे उठाए हुए घूम रहे हैं, उनके बच्चों में भी तो टैलेंट होता है। तो वो रोल टीचर्स पे आ जाता है। हाँ, और ये नहीं होता जब वो निकलते हैं। अब हम वीडियोस देखते हैं सड़कों पे, भीख मांगने वाली गाड़ी है, वो गाड़ी कोई नोटिस में आ जाए तो चलो अलग बात है, पर अगर स्टूडेंट लाइफ में किसी बच्चे के साथ ऐसा, मैं कहती हूँ वो टीचर का तो अपना रोल जो है पूरा हो जाता है जब कोई किसी बच्चे को एनकरेज करता है ऐसे आगे बढ़ने के लिए। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाँ जी। बच्चों को डिसिप्लिन और फ्रीडम में एक हेल्दी बैलेंस कैसे बनाया जा सकता उसके लिए मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स को एक टाइम टेबल देना जरूरी, और डिसिप्लिन के लिए ये चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ का ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा। अब छोटी छोटी बातें होती हैं घर में, बच्चा आता है बैग वहाँ फेंका, यूनिफॉर्म उतार के वहाँ फेंकी, वो इनडिसिप्लिन को पेरेंट्स ने सिखाना है कि बेटा आके शूज़ जहाँ पर रखने हैं, यहाँ पर करना, ये करना। वो जो चीज़ किसी को नुकसान देती है उसको कंट्रोल करने के लिए डिसिप्लिन ज़रूरी है, पर बच्चे का जो अपना पोटेंशियल है उसको एनकरेज करने के लिए उसको लिबर्टी देना ज़रूरी है। अब मैं फिर एक एग्जांपल अपनी देती हूँ। 10th के बाद मुझे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में इंटीग्रेटेड कोर्स था BA B.Ed का। अब यू कैन वेरी वेल इमेजिन एडोलेसेंट पीरियड की बात मैं कर रही हूँ। राइट। और मुझे हॉस्टल में भेजना था, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मेरे मदर ने मुझे पास बिठाया, मुझे सब कुछ समझाया, और आज तक मैं एक बात नहीं भूली हूँ। कहते औरत की इज्जत सीधी हथेली पे रखी हुई गेंद होती है, एक बार लुढ़क जाए तो फिर इस हथेली पे नहीं टिक। इस बात का ध्यान रखना। और दूसरी फ्रीडम की बात मैं कहती हूँ, वहाँ पर मेरे हॉस्टल में विजिटर्स लिस्ट जाती थी कि कौन कौन मिलने आ सकता। ये मेरे फादर को मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस की बात थी। और उसके अलावा मेरे फादर एक सेंटेंस लिखा करते थे, शायद किसी के फॉर्म पे नहीं होगा, बिसाइड दिस पर्सन शी कैन मीट एनी अदर पर्सन whom she thinks right. Can you imagine a father can write these words? And it was his confidence. उनका मेरे ऊपर विश्वास था जो उन्होंने ये चीज़ लिख के दी। और किसी भी मेरा जो है शौक़ है, मुझे लिखने का शौक़ बचपन से ही था, उसको नहीं। मुझे म्यूज़िक का शौक़ था सुनने का, मैं रेडियो लगा के पढ़ती थी, तब रेडियो ही होता था, रेडियो लगा के पढ़ती थी। तो उनको पता था कि इसने मेरा रिटर्न वर्क रेडियो के साथ होता था, उन्होंने कभी नहीं। और मैं दरवाजे से एंटर करते ही गाना गाती थी, तो ये मेरी फ्रीडम थी। उन्होंने कभी भी ऐसे नहीं मना किया। अब कोई अच्छी मूवी आई है तो मूवी देखने जाना, बच्चे का मन कर रहा है, वो खुद लेके जाता। ये भी फ्रीडम में आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, पेरेंट्स के लिए भी ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, यही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो डिसिप्लिन सिखाना सोसाइटी के लिए और बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। और फ्रीडम जो है उसको अपने, जब हम उसको फ्रीडम नहीं देंगे तो वो हैंडीकैप्ड रहेगा। मैं कहती मेंटली हैंडीकैप्ड रहेगा बच्चे। राइट। उसको अपना सोचने दो, उसको अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी दो, वो अपने पेरेंट्स से इतना खुल के बात कर सके कि अपने विचार प्रकट कर सके। अगर हम नहीं करने देंगे तो वो तो एक पंगु बन जाएगा, इधर जाओ इधर चला गया, उधर जाओ उधर चला गया। ये चीज़ें डिसिप्लिन और फ्रीडम में बैलेंस रखना बहुत जरूरी। अब फेलियर से बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस, बहुत सारे गलत डिसीजन ले लेते हैं, पेरेंट्स को उससे कैसे बचाना चाहिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अभी थोड़े देर पहले की बात है, हमारे मतलब नोन टू कह लो, बहुत संभ्रांत फैमिली, IAS ऑफिसर, और उनके बेटे ने सुसाइड कर। किस बात से? अब IAS ऑफिसर है तो उसको कंपटीशन की तैयारी करनी है, शायद उसकी कैपेबिलिटी ना हो बच्चे की, उसको ये लगा कि मैं पास नहीं कर पाऊँगा
तो एक दिन अकेला घर में रहा, फैमिली कहीं गई थी तो ही कमिटेड सुसाइड। ये बहुत डेलिकेट इशू है और ये ज़रूरी नहीं होता कि एक बच्चा एक बार फेल हो गया या अनसक्सेसफुल रहा लाइफ में तो आगे नहीं बढ़ेगा। उस इमोशनल स्टेज पे पेरेंट्स को संभालना बहुत ज़रूरी है। ये जो चीज़ें होती हैं, मैं आपको एक अपने घर की ही बात बताती हूँ। मेरे कज़न अभी थोड़े पिछले साल ही उसकी डेथ हुई, मेरे से छोटा था। उसको मतलब ऐसे थी, स्कूल में जाना, गाता बहुत अच्छा था, प्रेयर अटेंड की, घूमने निकल जाना, उसको पकड़ पकड़ के लेके आना। तो वो जो था प्री मेडिकल में दाखिल, चाचा जी कहते कि डॉक्टर बनाना है। उसको फिल्में देखने का शौक़ था, फिल्में देखी। उसको मतलब पढ़ाई में इंटेलिजेंट था, पर वो जो था ना, जब उसका प्री मेडिकल के एनुअल एग्ज़ाम आए तो कहता, फादर को कहता मेरी तो तैयारी नहीं है, मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकता। अब जिसने इतना पैसा लगाया गुस्सा आएगा। ये बात मैं बता रही हूँ। मेरे मदर बैठे थे हमारे चाचा जी से, कहते इसको कुछ नहीं कहना। मेरे मदर ने उसे घर में रखा, मैं एमए कर रही थी, वो प्री मेडिकल कर रहा था। हम रात को 2 बजे तक पढ़ते थे। उसको ऐसे मोटिवेट किया, मेरे साथ बात कर लेता था कि उसके मन में क्या है। मैंने कहा तू पहले पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। हम जब लाइट चली जाती गाने भी गा लेते, पढ़ भी लेते थे। और उस लड़के ने प्री मेडिकल पास की। उसके बाद वो एमबीबीएस किया, एमडी की, डीएम किया और यू विल बी ग्लैड नो कि वो वर्ल्ड का 26 साल से बेस्ट डॉक्टर कंसिडर होता रहा अमेरिका में। आप गूगल पे देख सकते हैं उसके बारे में, उसकी डेथ पे कैसे कैसे ट्रिब्यूट था। उसने गाया भी खूब, गोल्फ भी खेला, नौकरी भी की, मतलब अपना उसका मूवमेंट डिसऑर्डर पर रिसर्च है, न्यूरो के मतलब मैं बात करती हूँ। अगर उस वक्त मेरे मदर ये ना कहते कि तू इसको मेरे पास भेज दे, और चाचा जी उसको चाहे जितनी मर्जी पिटाई कर ले तो वो बच्चा आगे नहीं जा सकता। उस बच्चे को इमोशनल प्रोटेक्शन देना। और मेरे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं, कोई 9th में फेल हुआ है, कोई 10th में फेल हुआ है। इस वक्त वो रिनाउंड राइटर्स हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड विनिंग राइटर्स हैं। ऐसी एग्जांपल्स भी हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, बच्चे को फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, ये चीज़ समझा के उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। राइट। अब इंडिया के बच्चों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? एजुकेशन, न्यूट्रिशन या इमोशनल हेल्थ? देखिए, मैं इन तीनों चीज़ों को ही चैलेंज मानती हूँ इंडिया के बच्चों के लिए। माल न्यूट्रिशन, बच्चों को उससे हेल्दी फूड देना जो है वो तो ज़रूरत है, और हमारे यहाँ पर सभी बच्चों को हेल्दी फूड नहीं मिल पाता। वो नालियों से चुग के भी खा रहे हैं इंडिया के बच्चे। और एजुकेशन जो है उसके बिना आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। पर मैं एजुकेशन के अलावा जो इमोशनल उनका मेंटल हेल्थ है, आजकल जो हो रहा है हमारे सोसाइटी में, मैं समझती हूँ कि मार काट, ये वो छोटी छोटी बातों पे, उसका कारण फ्रस्ट्रेशन है बच्चों में। वो कुछ कर नहीं पाते। और ये जो चीज़ें हैं, मैं फिर वही बात कहूँगी कि एजुकेटेड हैं लोग समझ जाएंगे, अच्छे पैसे वाले हैं वो मैनेज कर पाएंगे, पर वो भी नहीं कर पाते मेंटल हेल्थ की बात। क्योंकि जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपने में मस्त रहते, काम में मस्त रहते हैं, छोटे मजदूरी में मस्त करनी पड़ती है, तो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते। ये मैं समझती हूँ कि हमारे इंडियन सोसाइटी में ये तीनों चैलेंजेस इस वक्त फेस कर रहे हैं। मैं इसको एक चीज़ खास नहीं है, ठीक है मिड डे मील शुरू हो गया, बच्चों के लिए कुछ भी कर लिया, पर जो एजुकेशन में, अब मैं एजुकेशन की बात लूँ तो बहुत कुछ हो रहा है। एमिनेंस स्कूल बन रहे, ये कर बन रहा, स्टाफ नहीं पूरा तो एजुकेशन क्या करेगा।
राइट। मैं मतलब उस बात को भी, जब बच्चों के पास सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही नहीं है तो क्या करेंगे। राइट। और मेंटल हेल्थ का जो रीज़न है मेंटल इम्बैलेंस का, वो मेनली है कि पेरेंट्स की एम्बिशंस और साधन ना होना, उनके बीच में गैप, बच्चों का जो है मेंटल लेवल ना देखते हुए उनको इम्पोज करना, उनको आगे बढ़ने से रोकना, ये चीज़ें मतलब अगर एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए हम पूछते हैं तो एक चैलेंज नहीं है इसमें से। इस वक्त मैं जो हालात देखती हूँ, तीनों चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हैं मुंह बाय, और एक चैलेंज तो होगा ना कि एक सिस्टम नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ में ही चैलेंज आ रहा है। तो बच्चों का एक कांस्टेंट लगातार उनकी मॉनिटरिंग होना, उनका हेल्थ चेकअप होना, सब कुछ होना, ये भी जरूरी है। गवर्नमेंट स्कीम हाँ जी, और ग्राउंड रियलिटी, हाँ जी। इसके बीच में सबसे बड़ा गैप आपको कहाँ पे लगता है? मैं तो एक ही बात कहती हूँ, डिसऑनेस्ट। एक ही सेंटेंस में, मतलब एक वर्ड में, हमारे जहाँ पर जब तक कमिटमेंट नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, अब गवर्नमेंट स्कीम बना देगी। एक तो स्कीम बनाने का पीछे पर्पस होता है कि प्रेजेंट में हम कैसे पॉपुलैरिटी विन कर सकते हैं। राइट। मैं मतलब स्पष्ट बात कर रही हूँ। मैं आपकी बात से समझ रहा हूँ। हाँ। और दूसरी बात ये है कि जब इम्प्लीमेंट होता है, जब कोई चीज़, फर्ज करो ग्रांट 10 लाख की आ गई, तो उसको जिसने खर्च करना है वो बीच में से अपना शेयर निकाल लेता है, तो लोगों तक जो है 50% पहुंच पाता है। ये सब कुछ चल रहा है, इसलिए ये गैप जो है ना, मैंने एक बार ऐसी बात हुई थी एजुकेशन सिस्टम की, तो मैंने कहा था कि जब तक इंस्पेक्शन का डर ईमानदार और स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तब तक कोई भी स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। एक आदमी हो तो बात अलग है, जहाँ पर मैक्सिमम लोग जो हैं इस तरफ जा रहे हैं, गैप तो वहीं पे आ जाता है। यहाँ से चलना है वहाँ से, और फिर टाइमली फंड्स नहीं मिलते, ये भी चीज़ है। गवर्नमेंट जो देती है टाइमली फंड्स नहीं देती। जब उनका खजाने में पैसे हैं तो दो, टाइम से दो, और फिर जब शुरू होता है काम तो वहाँ पर ये हर रोज़ पुल गिरते हैं, सड़कें टूटती हैं, बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है। ये हमारे जो करप्शन है ना, एक सर्कल है मनी, डिसऑनेस्टी, करप्शन का, तो वो फिर करप्शन से फिर मनी आ जाती है। ये सर्कल हमारे बंद नहीं होता जब तक, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, जब तक इंसान की फितरत नहीं बदलती, इंसान नहीं बदलता, उसकी किस्म नहीं बदलती हमारे देश में, ये गैप बना रहेगा। आजकल बहुत सारी एनजीओज आ गई हैं, हाँ जी। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स, ये प्रैक्टिकली लेवल पे कितना हेल्प कर रहे हैं चिल्ड्रन वेलफेयर में? देखिए, जिसमें कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत अच्छी तरह से ग्राउंड लेवल पे काम कर रही हैं, कुछ एनजीओज, पर अधिकतर जो मैं समझती हूँ वो दिखावे के लिए है, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, मीडिया में आने के लिए, अवार्ड फंक्शन कर लिए। तो जो ग्राउंड लेवल पे बच्चों की हेल्प करना या उनको पढ़ाना या उस वहाँ पर तक नहीं जाते। और कुछ ऐसे भी हैं, मैं ये नहीं कहती कि सभी एक जैसे तो हो नहीं सकते। राइट, राइट। और कुछ एनजीओज ऐसे भी हैं, वो बच्चों को, पुअर स्टूडेंट्स को कंप्यूटर क्लासेस दे रहे हैं, ब्लड डोनेशंस कर रहे हैं, और ये भी यहाँ तक कि जो पॉवर्टी लाइन के, लो पॉवर्टी लाइन बच्चे हैं, उनको फ्री ट्यूशन भी देते हैं, न्यूट्रिशन के लिए भी। मैं हमारे वहाँ पर है आश्रम, तो वहाँ पर जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं उनको इकट्ठे करके पढ़ाते हैं। स्कूल में जाते हैं बच्चे, उनको शाम को ट्यूशन देते हैं। राइट।
वो तो काम सॉलिड है। हाँ, तो बाकी जो है ये अक्सर यही चलता है कि अवार्ड फंक्शन कर लिए, वो कर लिया, और जहाँ पर जाना चाहिए वहाँ नहीं जा पाते। राइट। ये हम इसको ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। अब बाढ़ आए हुए हैं तो उसमें भी लोग कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, राइट, ऐसे एनजीओज भी हैं, पर कुछ लोग बहुत काम कर रहे हैं। ये राइट। आज की डेट में रूरल अपॉर्चुनिटीज और अर्बन अपॉर्चुनिटीज में बहुत बड़ा गैप है। इसको कैसे कम किया जा सकता मैं वैसे जो मैंने देखा हुआ ना, उससे तो बहुत फर्क है, क्योंकि जो रूरल एरियाज है ना, उनमें भी डेवलपमेंट हो रही है। एक तो मैं कहूँगी कि जो मीडिया जो है, हमारा गैप ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ गया है। बाकी ये तो नहीं है कि गांव में रहने वाले भी बच्चे बहुत आगे गए हैं। उसके लिए जो है हमारा मीडिया जो है मैक्सिमम काम कर सकता है इस चीज़ को पैचअप करने के लिए। पर जिस तरह से मैंने अपने बचपन में देखे थे गांव, उससे तो बहुत आगे चले गए हैं। शायद इस एरिया में तो ज़्यादा ही है, क्योंकि एनआरआईज बहुत हो गए हैं। राइट, मैं मतलब पहले वाली बात जो थी ना, गांव और शहरों की लाइफस्टाइल में या फ़र्क वाली, राइट, वो उतनी नहीं रही। जहाँ गवर्नमेंट ने करना होता है डेवलपमेंट का काम, तो कुछ मैं आपने बात की एनजीओज़ ने, मैं जो फॉरेन एनआरआईज की बात करती हूँ तो वो एनजीओज़ ही हैं जो अपने गाँव में हर तरह की डेवलपमेंट करती हैं, सोर्सेज पैदा Right. करती हैं। बाकी उतना फ़र्क नहीं रहा, पर फिर भी है, क्योंकि ये वातावरण का फ़र्क है। पर मेरे हिसाब से तो गांव में मेंटल हेल्थ है बच्चों की ज़्यादा अच्छी है राइट, शहर के मुकाबले में। मैं तो ये समझती हूँ कि उनको इमोशनल सिक्योरिटी वहाँ पर ज़्यादा है। ज़्यादा है। हमारे शहरों में इमोशनल सिक्योरिटी नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। Right. अब जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, हाँ जी। इंडिया का सिस्टम कितना सपोर्टिव है उनके लिए? स्पेशली जो एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए इंस्टीट्यूशंस हैं, पर बात वही आ जाती है कि इम्प्लीमेंटेशन और फंडिंग की। उनके लिए काउंसलर का होना ज़रूरी है, उनके लिए टीचर का होना भी ज़रूरी है, उनके लिए हर तरह की फैसिलिटी होना ज़रूरी है। अब ऐसे इंस्टीट्यूशन में अगर हर देखा जाए तो 5 बच्चों के ऊपर एक होना चाहिए, और ऐसे इंस्टीट्यूशन में अगर 5 बच्चों के बजाय 50 बच्चों पर भी एक है तो फिर उनके लिए क्या फैसिलिटी हो। मैं जाती रहती हूँ स्पेशली एबल्ड इंस्टीट्यूशन में, और ये नहीं, बच्चों में ये नहीं होता कि उनको इग्नोर कर दिया जाए। उनसे हमने स्टेडियम में गिद्दे भी डलवाए हैं। ये है कि कंपटीशन, उनको अगर कोई सिखाने वाला प्रॉपर मैनेज किया जाए। इंडिया में मतलब इस चीज़ की वही बात आ गई कि जो डेफ एंड डम्ब स्कूल्स हैं, मेंटली रिटार्टेड बच्चे हैं, या जैसे एक इंस्टीट्यूशन है फगवाड़ा में, वहाँ पर ब्लाइंड को म्यूज़िक सिखाते हैं। उनका बच्चा लिटिल चैम्प में भी जाके आया। ये भी जहाँ पर काम हो रहा है, एनजीओ का है वो, जहाँ पर काम हो रहा है, पर मोस्टली दीज किड्स आर इग्नोर्ड। इनके लिए चैलेंज बहुत ज़्यादा है बच्चों के लिए। उनका सपोर्टिव सिस्टम जैसा होना चाहिए, कागज़ों में, प्लान्स में बहुत कुछ है पर ग्राउंड में, रियलिटी में वो सब नहीं है। हम बच्चे तो बच्चे हैं, दिस स्पेशल चिल्ड्रन आर इग्नोर्ड। राइट, ये जो चीज़ है बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को हम उनसे, उनमें भी पोटेंशियल होता है, कुछ परसेंटेज होती है। भगवान एक अंग छीनता है तो दूसरे में एनर्जी देता है। हम हेलन केलर की देख लें, डेफ डम्ब और ब्लाइंड थी, तो कहाँ उसको एजुकेट किया गया। तो ये चीज़ें जो है हमारे जज्बे में होनी ज़रूरी है। इंडिया में उतना ज़्यादा अच्छी तरह से बच्चों का
नहीं देखभाल होती जितनी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आज की डेट में प्राइवेट स्कूल एक बिजनेस बन चुके हैं जो पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर ही बनता जा रहा है। आपको उसके बारे में क्या कहना है? आप बात कर रहे हैं पेरेंट्स पर प्रेशर की, तो मैं जो बात कर रही हूँ मैं इससे उल्ट कर रही हूँ। सुरजीत पात्र ने एक लाइन लिखी है, सोने दी है बांसुरी तो बेसुरी नहीं। ये जो पेरेंट्स है ना, ये समझते हैं, वो इस बात की शान भगाते हैं कि हमारा बच्चा फलां स्कूल में पढ़ रहा है और हम इतनी फीस देते हैं। और स्कूल वालों को तो ऐसे चाहिए, एजुकेशन को बिजनेस बनाया हुआ है इन्होंने। और मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो कहती है कि किसी भी स्कूल में अगर बच्चे को प्रॉपरली टीच किया जाता है, अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है, तो वो शाइन कर सकता है। पर प्राइवेट पैसा कमाने के लिए करेंगे प्राइवेट स्कूल, उनको कुछ बचता नहीं है तो कौन करेगा इतना बड़ा राइट इन्वेस्टमेंट, कहाँ करेंगे? तो ये जो चीज़ है, पेरेंट्स पे प्रेशर ये है कि एक चीज़ जो है, कोई नहीं कहना चाहता कि मैं आपको यहाँ पर एक बात बताते, हमारे डिप्टी कमिश्नर थे वीके सिंह, उन्होंने बात की जब इनकी ट्रेनिंग होती है ना आईएएस के बाद, तो वो कहा, कहते, कोई कहता मैं सेंट जोसेफ से आया हूँ, कोई कहता ये सारे कॉन्वेंट स्कूल ऐसे गिना रहे थे, तो कहते मुझे कहते आप कहाँ से आए? कहते मैंने कहा मैं सेंट टेट्रोन स्कूल से आया हूँ, जहाँ पर टाट बिछा कर पढ़ा जाता है। ये प्रेशर पेरेंट्स को लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझती हूँ ये अनड्यू प्रेशर है पेरेंट्स ले रहे हैं। ये देखें कि एजुकेशन कहाँ पर अच्छी है, बच्चों को भेजें, और वो उस चीज़ को नहीं, और बच्चे का अपना पोटेंशियल ज़्यादा काम करता है। तो प्रेशर तो उन्होंने बिजनेस है, किताबें, बैग उठाया नहीं जाता बच्चों से, इतनी किताबें, और बच्चे के पोटेंशियल से भी ज़्यादा बोझ बच्चों पे भी है और पेरेंट्स पे भी है, और फिर एक्सेल करने का, एक दूसरे को पीछे छोड़ने का बोझ है। ये जो है, मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि हमारे बच्चे को हम कहाँ पढ़ाना चाहते हैं। वो ग्रूमिंग, मशरूमिंग इसीलिए हो रही है प्राइवेट स्कूलों की कि पेरेंट्स देना चाहते हैं वहाँ। अब बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? बच्चों के लिए मेरे हिसाब से सबसे बड़ा खतरा उनकी मेंटल हेल्थ है, जो मेरे हिसाब से है। मेंटल हेल्थ का अगर कोई भी शिकार है बच्चा, तो उसके जो पेरेंट्स को कैसे उस पर काम करना चाहिए? उसके पेरेंट्स को वही बात है, बच्चा मेंटली डिस्टर्ब्ड तब होगा जब उसको इमोशनल सिक्योरिटी नहीं मिलती है। पेरेंट्स को ऐसे चाहिए कि कुछ टाइम बच्चे को ओपन अप करें, उनके पास बैठे बातें करें और उनकी झिझक को खोलें, इकट्ठे बैठ के खाना खाएं, टीवी के अलावा और बातें ज़िंदगी की करें। तो मोबाइल छोड़ें, खुद भी मोबाइल छोड़ें, बच्चों का भी मोबाइल छोड़ें। उनके साथ जितना बातें करेंगे, उनका भीतर का जो गुबार है वो बाहर निकलेगा, उससे वो मेंटली साउंड होंगे। ये जो चीज़ है, इंटरेक्शन, इमोशन, फीलिंग्स और उनका अफेक्शन से ये चीज़ें जो है निकल सकती हैं, बच्चों की मेंटल हेल्थ में सुधार होता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का प्रेशर डाल के क्या उनसे उनका बचपन नहीं छीन लेते? ये पेरेंट्स की तरफ से बिल्कुल गलत बात है। उनको बच्चों को जो बनना चाहिए उनसे पूछना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। यह नहीं कि उन पे कहा जाए कि आप डॉक्टर बनना है आपको। मैं आपको इसमें एग्जांपल देती हूँ। मेरी फ्रेंड है, उसका बेटा है, वो डीन रिटायर हुई हैं। बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, 97% उसके मार्क्स थे। वो कहते कि तुझे डॉक्टर बनना है। उसने +2 साइंस में कर ली, प्री मेडिकल का जो कंपटीशन होता है वो भी क्लियर कर लिया। तो जिद करने लगा, कहता मैंने डॉक्टर नहीं बनना। नई एडमिशन ली उसने। तो वो कहते तूने जो करना फिर बता। कहता मैंने
फिल्म डायरेक्शन प्रोडक्शन में जर्नलिज्म में जाना। फिर उन्होंने उसको ऑस्ट्रेलिया भेजा, वहाँ पर भी एक्सेल किया। वो कहते कि तुझे ऑस्ट्रेलिया में यहीं पे काम कर। कहता नहीं, करना भी मुझे इंडिया में है। और अगर मैं नाम बताऊं तो आप आजकल वो किस मुकाम पे है, वो अनुराग सिंह केसरी का डायरेक्टर है। वेरी नाइस। और उसने पंजाब 84 पे उसको नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुका है। और जाट एंड जूलियट, यार अनमुल्ले और ऐसी फिल्में, सुपर सिंह, उसकी सारी हिट रही हैं। वेरी नाइस। तो अगर उसके पेरेंट्स ही वह कहता, अगर मेरे हाथ से कोई मर गया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, मैंने डॉक्टर नहीं बनना इससे। तो अगर उसको वो रखते उस प्रेशर में कि तुझे डॉक्टर ही बनना, तो पता नहीं बन पाता या नहीं बन पाता। पर अब उसका जो मन के मुताबिक काम था, उसमें वो पूरी मेहनत और लगन से मुकाम हासिल कर रहा है। ये जो चीज़ें हैं, हमें बच्चों का कैपेबिलिटी, पोटेंशियल, टेस्ट, ये चीज़ें देखकर ही हमें डिसाइड करना चाहिए कि क्या बनना है। मैं तो सोचती हूँ, मैं सबको कहती हूँ, बच्चे से पहले पूछो कि वो क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। मेरी ग्रैंड डॉटर्स कहती है हमें ना ऐसे लिखना, माई एम इन लाइफ। मैंने कहा कि मैंने वो नहीं लिखना जो किताबों में है, आप बताओ क्या बनना चाहती हो। तो एक कहती मैं पायलट बनना चाहती हूँ, मैंने पायलट के ऊपर ऐसे लिख के दिया। एक कहती मैं एक्टिंग में जाना चाहती हूँ, मैंने उस पर एक्ट से लिख के दिया। बड़े हो के क्या चेंजेस, छोटी क्लास की बात है। पर मैंने कहा ये ऐसे आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी किताब में एक्टर और पायलट का बनने का ऐसे नहीं होता। बच्चों के उस तरह से परवरिश होनी चाहिए, उसका टेस्ट देख के उसको अपॉर्चुनिटीज़ दो, मौके दो। हम अपनी उसकी फ्रीडम पे क्यों अंकुश लगाएं कि तुझे यही बनना है। मैंने पहले भी भाई की बात बताई। ये चीज़ें जो हैं, मैं नहीं समझती कि डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा और भी बहुत कुछ है। आर्ट्स करके भी लोग IAS ऑफिसर बनते हैं, सीए भी एक बहुत बड़ी, सीए बनते हैं। आपने फिल्म प्रोड्यूसर का भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। बहुत कुछ है। राइट। ये तो इस प्रेशर को मेरे क्या लगता है कि बच्चों पे छोड़ देना चाहिए। बच्चों को क्या करना चाहिए, वो शायद ज़्यादा इजीली निकल जाए। नहीं, मैं तो बिल्कुल इसके हक में बच्चों पे छोड़ा जाए इसको। राइट। क्या आपको लगता है कि गर्ल चाइल्ड के लिए आज भी इंडिया बहुत पीछे है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे अपब्रिंगिंग हो? मैं जो समझती हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। सेक्स रेशो में भी सुधार हुआ है पहले से। और मैंने इस पे काफ़ी इम्बैलेंस सेक्स रेशो पे मोटिवेशनल लेक्चर्स दिए हैं। पर जो ग्राउंड रियलिटी है, ठीक है, घरों से बाहर निकली है, पर औरत के ऊपर अभी भी उंगली उठाना समाज ने बंद नहीं किया है। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो है, हमारे जो अब कल परसों की बात थी कि शायद 5 महीने की बच्ची का रेप किया, न्यूज़पेपर में मतलब खबर आई। अब ऐसी जो बातें हैं ना, वो बच्चों के लिए उनकी प्रगति में बाधा बनती हैं, उनकी विकास में बाधा बनती हैं, क्योंकि माँ बाप जो है वो उनके प्रति ज़्यादा कॉन्शियस होने लगे हैं कि वो जो पुरानी बात थी ना कि घरों की चार दीवारी में रहने वाली, अब बच्चे वहाँ भी नहीं रखे जा रहे, पर बाहर जाते हैं तो भी उनके लिए ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं ये सुधार तो तब होगा जब हम उनको बराबर समझना शुरू करेंगे। जब तक बराबर नहीं समझते, तब तक ये
चलता रहेगा। तो या फिर उनको इतना बोल्ड बनाया जाए कि वो ऐसी सिचुएशन में, अब पर 5 महीने की बच्ची क्या करेगी, सही बात 5 साल का बच्चा क्या करेगा, ये चीज़ें जो है सोचने की हैं। तो उसके लिए मैं समझती हूँ, मेरा जो दूसरा पक्ष है कि बजाय अकेली बच्ची को एजुकेट करने के लिए या उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको समझाने की, लड़कों को भी समझाना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। बच्चे तो बच्चे ही हैं ना, लड़के हैं या लड़कियां हैं। राइट। जब बच्चों की बात होती है उसमें लड़कियां नहीं रहती, बच्चे। और उनको भी इन चीज़ों के बारे में गाइड करना चाहिए कि आपको कैसे अपोजिट सेक्स का रिस्पेक्ट देना है, उनको कैसे इज्जत देनी है। ये चीज़ें लड़कों को भी सिखाई जानी चाहिए, तब जाके सुधार होगा राइट। इंडिया के में औरत की सिचुएशन। राइट। अगर आपको आज एक मौका मिले चाइल्ड वेलफेयर की कोई भी पॉलिसी में कुछ चेंज लाना हो तो आप क्या लाएंगे? चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसी में जो कुछ मैंने देखा है, चेंजेस लानी तो बहुत ज़रूरी है। पहली ये कि ग्राउंड रियलिटी पे उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। मैं तो सोचूं कि एक स्पेशल इंस्पेक्शन का डर खड़ा करो। पहले तो जितने एम्प्लॉयज़ चाहिए वो पूरे होने चाहिए, हर एक देखभाल के लिए जितना। और कई तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को फंड्स ही नहीं देती है गवर्नमेंट, वो अपने चैरिटी पे कर रहे हैं बच्चों की, जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है। जब बाकायदा अगर प्रॉपर काउंसलिंग, वार्डन, उनके बच्चों के देखभाल के लिए स्टाफ नहीं है, तब भी मैं तो सबसे पहले ये करूँगी कि मेरा 2 टारगेट होंगे, एक तो एजुकेशन, एक चाइल्ड केयर। राइट। इन पे मैं बहुत मैं अगर मेरे बस में हो ना, तो इन दोनों में सबसे पहले और तीसरी जो है मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूशन, ये तीनों में ही स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी को नहीं बख्शा जाना चाहिए, उनके लिए इंस्पेक्शन का आर्डर बहुत ज़रूरी है। और बात फिर वहीं पे ईमानदारी से होगा। ईमानदारी शायद मैं पॉलिसी भी बना दूँ, तो अगर मेरी पॉलिसी ईमानदारी से इम्प्लीमेंट नहीं होती तो क्या करेंगे? तो इसका मतलब सबसे पहले तो जो चेंज लाना चाहिए वो तो ईमानदारी लानी चाहिए। पहले तो मुझे लगता है कि इंसानों की किस्म बदलनी चाहिए, फितरत बदलनी चाहिए। आपने अपनी जर्नी में सबसे इंस्पायरिंग चिल्ड्रन स्टोरी कौन सी देखी जो आपको आज भी मोटिवेट करती है? देखिए, मेरे स्टूडेंट्स कई तरह के रहे हैं। एक तो मुझे कई बार कई बच्चे जहन में रह जाते हैं ना, तो एक मेरा स्टूडेंट था, वो वहीं पार करके आता था, खेतों का काम भी करता था और उसके अलावा घर का काम भी करता था। पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। मुझे आज भी बात करते याद आता है कि मेरे सामने मैं जब बोलती होती थी तो ऐसे लगता था कि वो मेरे लफ्ज़ पी रहा है। और उसने उस रूरल बैकग्राउंड से, अब हम रूरल बैकग्राउंड की बात कर रहे थे, वहाँ से उठ के राइज किया, इंजीनियरिंग की, आगे गवर्नमेंट जॉब में गया। ये इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो रिसेंटली मैं जो एक इंस्पायरिंग मेरे कांटेक्ट में स्टोरी आई है, मैं शेयर करना चाहूँगी कि वो बच्चा जो है 8वीं क्लास के बाद स्कूल नहीं जा पाया, टोटली बेड रिडन, खुद साइड भी नहीं ले सकता। पर उसने पढ़ने का शौक़ था। उसने बेड पे लेटे लेटे किताबें मांग के, लेबर क्लास का बच्चा, रद्दी में ख़रीद के अखबारें खरीदने की नहीं
थी, रद्दी में खरीद के अखबारें पढ़ी और उसको करते करते उसने लिखना शुरू कर दिया पढ़ते पढ़ते, और आज उसकी 5 किताबें बन चुकी हैं उसके। वेरी इंस्पायरिंग। बेड पे ही लिखता, कोई ना कोई आ जाते हैं आगे, तो मैं बात करती हूँ कि उसकी हम एग्जाम्पल देते हैं कि उसने ज़िंदगी से हार नहीं मानी, तो आज यहाँ तक पहुँच गया कि सारे मतलब इंटरनेशनल लेवल पे उसकी पहचान बनी है। ये ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज ज़िंदगी में आती हैं, और ये करना चाहिए हमें, ऐसे बच्चों को सपोर्ट भी करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए भी इंस्पायर करना चाहिए। उसमें बहुत सारा रोल टीचर का भी आ जाता है, पेरेंट्स का आ जाता है, और कई बार पेरेंट्स नहीं भी होते तो टीचर के एक शब्द से भी बच्चा बदलता है। सही बात है। मेरा मेरा अपना एक्सपीरियंस जो कहता है, अगर मैं कहानियाँ सुनाने लगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी क्योंकि मेरे पास तो ज़िंदगी के तजर्बे ऐसे हैं। राइट। छोटी छोटी बातों से हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि ज़िंदगी से हार नहीं माननी, बच्चों को ये सिखाना चाहिए। थैंक यू आपका बहुत बहुत। आपने अपना टाइम दिया हमें, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करी। और अगर आप हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं, और अगर कहीं ना कहीं ये सारा पॉडकास्ट आपकी लाइफ के साथ को रिलेट करता है, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सो दैट आपको नेक्स्ट माइंड इसी तरह जल्द से जल्द मिलता जाए। मैं था वरुण, धन्यवाद, जय हिंद।